हे एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब लोग। एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ये थोड़ा सा जो ये वाला जो सेटअप है इसमें थोड़ा सा लाइव आने में डिले हो जाता है। इस वाले सेटअप में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ठीक है, मैं एक बारी अपने दूसरे वाले फ़ोन में आपका क्लास और देख लूँ कि आपकी क्लास कैसी चल रही है, आपके कमेंट्स देख लूँ, फिर हम लोग अपने आज के सेशन को शुरू करेंगे। आई होप आप लोगों को जो हमारा पिछला सेशन था उसके अंदर जो चीज़ें मैंने आपको समझाई थी वो आपको समझ आई होंगी और आपने लेक्चर नंबर 1 को एंजॉय किया होगा। इस सीरीज़ में इन टोटल हमारे 10 लेक्चर्स होने वाले हैं। 10 लेक्चर का ये पूरा का पूरा सीरीज़ रहने वाली है। और क्योंकि काफ़ी सारे मेरे और बच्चे कह रहे थे कि सर हम लोगों को इसको आप यूट्यूब पे भी डाल दो, तो आज मैंने लेक्चर नंबर 1 यूट्यूब पे डाल दिया है। बट कि वो आपके लिए रिवीजन के लिए अच्छा है। अगर आपको बाद में रिवाइज करना हो तो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। प्रेफरेबली आप ऐप पे या फिर वेब पे मेरी ये क्लासेस देखोगे तो ही ज़्यादा बेटर होगा। हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। चलो देखो, बिना किसी देरी के, बिना किसी डाउट के अपने आज के सेशन को शुरू करते हैं। हमारा आज का जो सेशन है, हमने जो पुराना हमारा जो पिछला सेशन था उसमें हम लोगों ने जिन चीज़ों को कवर किया देवर मोस्टली रिलेटेड विद द बेसिक बायो, है ना भाई। बेसिक बायो वाली चीज़ें थी। बेसिक बायो वाली चीज़ें में हम लोगों ने सेल्स किया, सेल के अलग अलग ऑर्गेनल्स कवर अप करे, है ना। कि भाई ऑर्गेनल्स मतलब कि वो एक जो एक हमारा एक सेल है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, हम लोगों ने वो सारी की सारी चीज़ें कवर अप करी। हम लोगों ने आरएनए पढ़ा, हम लोगों ने डीएनए पढ़ा, हम लोगों ने वो वाली सारी चीज़ें कवर करी जो कि अक्सर एग्जामिनेशन में ठीक आप लोगों के लिए आती हैं। ठीक है, तो वो वाले टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिए। आज हमारा एसएनटी का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 2 पिछली क्लास में जो आखिरी टॉपिक था दैट वाज कवरिंग अबाउट आरएनए। आरएनए के बारे में कवर कर रहा था। हम समझा व्हाट इज डीएनए और हम लोगों ने समझा आरएनए को। इसी मॉड्यूल को थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे, थोड़ी और चीज़ों को कवर अप करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो, अभी तक हम लोगों ने डीएनए और आरएनए के बारे में समझा, डीएनए और आरएनए के बारे में अंडरस्टैंड किया। व्हाट डू यू मीन बाय जीन? जीन क्या होता है ना। हाउ डू यू डिफाइन जीन? जीन इज नथिंग बट a segment of DNA। जो हम लोगों ने ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर समझा था, ये तो एक बहुत लंबी चेन है। दिस इज अ बिग लॉन्ग चेन, यस और नो? इट इज। करंट अफेयर भी कराओगे ना साइंस एंड टेक के? हाँ जी, हाँ जी। इट्स अ बिग चेन। ये बहुत इतनी लंबी चेन है। अब इस चेन में तो सब कुछ आ रहा है। इस चेन के अंदर तो सारी चीजें हैं। सारी चीजें मतलब आपकी नाक, कान, आंख, मुंह, इंटरनल सिस्टम, फंक्शंस, मेटाबॉलिज्म, जितनी भी चीजें हैं वो इस लंबी चेन का पार्ट है।
पर आपको अगर एक पर्टिकुलर हाँ जी, अब ठीक है। गाइस आई एम रियली सॉरी, वो थोड़ा सा इंटरनेट लैगिंग की वजह से आपके थोड़ा सा स्टक हो गया था। डोंट वरी, मैं फिर से शुरू कर रहा हूँ। डीएनए और आरएनए ये हम लोगों ने हमारे पिछले चैप्टर में कवर कर लिया था। मैं आपको यहाँ पर जीन के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जीन क्या होता है? जीन है एक सेगमेंट ऑफ डीएनए जो कि एक पर्टिकुलर जीनोटाइप या फिनोटाइप डिफाइन करने के लिए हमारे सामने आया है। अब ठीक है, कमेंट तो करके बता दिया करो, अब फाइन है। हाँ, तो एक पर्टिकुलर जीनोटाइप या पर्टिकुलर फेनोटाइप डिफाइन करने के लिए हमारे सामने आया है। क्योंकि मैंने आपको बताया भाई, डीएनए तो बहुत लंबा है, उसमें एक ही के पास बहुत सारी चीजें। अब यहां पर मान लो ये एक सेगमेंट ऑफ डीएनए है जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। इट इज परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ फंक्शन। ठीक, तो ये एक क्या होगा? इट इज अ काइंड ऑफ अ यूनिट। ये एक तरीके की यूनिट हो गई। ठीक, जीनोटाइप का मतलब होता है जेनेटिक मेकअप और फिनोटाइप का मतलब होता है द फिजिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, जीन वो पर्टिकुलर हिस्सा जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन या पर्टिकुलर जीनोटाइप या पर्टिकुलर फिनोटाइप को डिफाइन कर रहा है। जीन के अंदर एक और हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, उसको बोलते हैं एलेल्स। एक वर्ड इस्तेमाल होता है नोन एज एलेल्स। एलेल्स आर different version of the same gene. It is different version of a same gene. तो ये जो शब्द है, ये आपको काफ़ी सारी किताबों में काफ़ी सारी जगहों पर मिस होता हुआ नजर आएगा। मैं इसीलिए आपको वो भी चीज़ें करा रहा हूँ जो मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम के लिए रेलिवेंट है और आपको पता होना चाहिए। एलेल्स, दीज एलेल्स, एलेल्स का मतलब है डिफरेंट वर्जन ऑफ अ सेम टाइप ऑफ अ जीन। जैसे मान लो एक जीन है जो डिफाइन कर रहा है आपका आई कलर। भाई आपकी जो आंखें हैं, उन आंखों का रंग डिफाइन कर रहा है ना। आपकी ब्लू आइज हैं, ब्लैक आइज हैं, ग्रीन आइज है, हेजल आइज हैं, तो कुछ भी हो सकती है। अब क्या होगा कि सबके डीएनए में इसकी पोजीशन सेम होगी, बिकॉज दिस पोजीशन बिलोंग टू आई, आंख से बिलोंग कर रही है। बट इसके अलग अलग वर्जन हो सकते हैं, इसके अलग अलग वेरिएंट हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर? उनको हम कहते हैं एलिल्स, ALLELES, एलिल्स। मूविंग ऑन, हमारा जो चैप्टर नंबर 1 था, लेक्चर नंबर 1, उसमें हम लोगों ने ये वाली सारी चीजें करी। ठीक है, डीएनए, आरएनए। तो आपको याद होगा, मैंने जब आपको डीएनए पढ़ाया था, मैंने आपको सब चीजें पढ़ा दी थी। डीएनए ब्लूप्रिंट होता है, न्यूक्लियोटाइड, शुगर, फोस्फेट, नाइट्रोजनस बेसिस, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारी चीजें हम लोगों ने कवर अप कर ली थी। इन 10 लेक्चर सीरीज में मेरा मेन मकसद है कि जिन बच्चों ने अभी तक साइंस नहीं पढ़ी है या जिन्होंने पढ़ी है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं एग्जामिनेशन में आने वाली, वो आप लोग कवर करें। चलो स्टार्ट करते हैं
एक टॉपिक से जो यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है जीन एडिटिंग। ठीक, टॉपिक का नाम है जेनेटिक एडिटिंग या जीन एडिटिंग। देखो भाई, बात यह है कि ये जो हमारे जीन हैं, वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद दीज जीन्स। वैसे तो हमको सेटिस्फाई होना चाहिए, भगवान ने जिसको जो बनाया है अच्छा ही बनाया है, बट वी आर चेंजिंग और वी आर मॉडिफाइंग योर डीएनए एट ए स्पेसिफिक लोकेशन। हम उसको एडिट कर रहे हैं, फिक्स भी कर रहे हैं, रिमूव भी कर रहे हैं। तो ये नहीं है कि जेनेटिक एडिटिंग सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल चेंज करने के लिए होता है। कभी कभार कोई प्रॉब्लम आ जाए, वहाँ पर आपको फिक्स करना है, किसी व्यक्ति के जीन में प्रॉब्लम आ जाए, वहाँ पे हमको उसे फिक्स करना है, वहाँ भी हम लोग जेनेटिक एडिटिंग का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारे लिए मैटर क्यों करता है, ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। उन जेनेटिक डिसऑर्डर्स को करेक्ट करने में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम जीन एडिटिंग की मदद से आज की डेट में क्रॉप यील्ड बढ़ा रहे हैं, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी प्रॉब्लम जनरेट हो रही हैं। उन प्रॉब्लम्स के लिए हम लोग रेजिस्टेंस भी क्रिएट कर रहे हैं। वी आर क्रिएटिंग रेजिस्टेंस। जैसे मान लो क्लाइमेट चेंज आ रहा है, बरसात ज़्यादा हो जाएगी, किसी जगह पर सूखा पड़ जाएगा, तो हमारे जो प्लांट्स हैं, हमारे जो क्रॉप्स हैं भाई, हम उनको रेजिस्टेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने आप में रेजिस्टेंट बन सकें, है ना, वो अपने आप में बेहतर तरीके से काम कर सकें। जीन एडिटिंग ऑल्सो हैव अ पोटेंशियल टू ट्रीट खतरनाक डिजीजेस लाइक कैंसर, लाइक HIV, लाइक ब्लड डिजीजेस। ट्रीट कैंसर, ट्रीट HIV, ट्रीट ब्लड डिजीजेस, इनके लिए भी आएंगे। हम लोग आज की डेट में जीन थेरेपी और बहुत सारी बायोटेक की रिसर्च में इन चीजों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। वन ऑफ द बेसिक एंड की टूल वी आर यूजिंग इन दिस, सबसे बेसिक टूल हम लोग जो इसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका नाम है क्रिस्पर। नाम क्या है? नाम है क्रिस्पर। क्रिस्पर इज क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक repeats, clustered, regularly interspaced, palindromic repeats, CRISPR। Now ये जो CRISPR टेक्नोलॉजी है, इस CRISPR टेक्नोलॉजी के अंदर हम जनरली वही काम कर रहे हैं जो हम जीवन में करते आए हैं, कट, कॉपी, पेस्ट। इट्स अ जीन एडिटिंग टूल जो डीएनए को कट कर रहा है और डीएनए को मॉडिफाई करने में हमारी मदद कर रहा है। अब असलियत में जो क्रिस्पर का काम है, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, इसका सबसे पहला काम है आइडेंटिफिकेशन। भाई सबसे पहला काम तो यही करेगा, ये आइडेंटिफाई करेगा कि भाई जो आपका टारगेट है, जो आपका टारगेट डीएनए है, वो कौन सा है, किस जगह पर हमको चेंज करना है। इसने टारगेट बना लिया, इसने बोला हाँ भाई हमको इस जगह पर हमें कट करना है। टारगेट बनाने के बाद हमारा जो सेकेंड प्रोसेस है वो है उस चीज को कट करना। जो चीज ऑलरेडी मौजूद है उसको कट करोगे, उसकी जगह दूसरी चीज लगाओगे। तो आप ये जो कट मार रहे हो, जो आप कट क्रिएट कर रहे हो, इसके लिए आपको चाहिए एक एंजाइम।
What is enzyme? Enzyme are biocatalysts. What are enzymes? Enzymes are nothing but biocatalysts. ये एक बेहतरीन बायोकैटलिस्ट है। ठीक। अरे एक बात बताओ, यहाँ पे मेरी क्लास में जो बच्चे हैं, आप जो मेरे DCA प्लस वाले जो यहाँ पे बच्चे हैं, एक काम करें, कल DCA प्लस भी ऐसे ही ट्राई करें। लेट अस ट्राई DCA प्लस डूइंग इन दिस फॉर्मेट। अगर यहाँ पिछले 5-10 मिनट में, तो वी कैन ट्राई डूइंग आवर DCA प्लस इन दिस वे ऑल्सो। बट इसके अंदर वो रेज हैंड वाला फीचर नहीं है। जैसे मैं आपसे वीडियो कॉल वगैरह करता हूँ ना, जिस दिन वो करना होगा हम लोग वैसे कर सकते हैं। कल ट्राई करते हैं, अच्छा है ना, कल ट्राई करेंगे। कल हमारे DCA प्लस की क्लास ऐसे ही लेंगे। DCA प्लस में थोड़े बच्चे भी ज़्यादा, मतलब तो उसमें हमारी फैमिली बढ़ती जा रही है DCA प्लस की, है ना। चलो, तो हमें एंजाइम चाहिए, बायोकैटलिस्ट चाहिए। एंजाइम मतलब हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें जो कि एक पर्टिकुलर रिएक्शंस के अंदर काम कर रहे हैं। तो कट करने के लिए हम यहाँ पर Cas9 एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं। टू कट वी यूज अ Cas9 एंजाइम, बोलते हैं मॉलिक्यूलर सिसर। ठीक है दोस्तों, Cas9 का क्या क्या नाम है? एक और नाम है इसका, मॉलिक्यूलर सिसर। मेन जॉब क्या है? DNA को कट करना। ये मान लो कि अगर जो क्रिस्पर है वो GPS है, क्रिस्पर इज लाइक GPS सिस्टम, ये डिटेक्ट कर रहा है, और Cas9 असलियत में सिजर है। Cas9 इज अ मॉलिक्यूलर सिजर। इसीलिए जो पूरी जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है उसको हम लोग साथ में बोलते हैं क्रिस्पर Cas9, ऐसा कहते हैं। ठीक। तो Cas9 इसको बाइंड कर लेता है। जीन एडिटिंग टूल्स का जो सेंटर है वो इस Cas9 पे टिका हुआ है। ठीक। और उसके बाद हमें जो चीज चाहिए हम यहां पर पेस्ट कर देते हैं। अभी आप लोगों ने क्रिस्पर के बारे में समझा कि क्रिस्पर Cas9 एक जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है। अब मैं आपको कुछ और अदर जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में बताऊंगा, क्योंकि UPSC के लिए हम लोग यहां पर इवॉल्व कर रहे हैं। तो मैं हमेशा, मेरा मानना है कि हमेशा आपको प्रिडिक्टरी रहना चाहिए, है ना। मैंने हमेशा ही, मतलब अब तो चलो मैं ये वाले जैसे साइंस एंड टेक भी, अभी ये वाला मेरा फ्री में असेस हो रहा है, पिछले इतने सालों से ये वाला भी हमेशा मेरा पेड कोर्स ही रहा है ना। तो बाकी और जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी को कवर अप करेंगे। एक टेक्नोलॉजी का नाम है, उसका नाम है टेलिन। अब हो सकता है आपने क्रिस्पर Cas9 के बारे में सुना हो, बट इन टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं सुना हो जो मैं आपको अभी बता रहा हूं। इसका नाम है टेलिन। टेलिन इज ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर लाइक इफेक्टर न्यूक्लियस। यहां पर हम लोग कस्टम डिजाइंड एंजाइम को डिजाइन, मतलब कस्टम डिजाइन करते हैं एक एंजाइम को जो कि स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस के साथ अपने आप को बाइंड कर लेता है। ठीक, अपने आप को बाइंड कर लेता है और फिर हम इसको मॉडिफाई करवा पाते हैं। इसका नाम है टेलिन। टेलिन इज ऑल्सो अ जीन एडिटिंग टूल। ठीक, एक जीन एडिटिंग टूल का नाम है ZFN। ZFN इज अनदर जीन एडिटिंग टूल। इसका नाम है जिंक फिंगर
न्यूक्लियसिस, जिंक फिंगर न्यूक्लियसिस, ये सबसे पुराना जीन एडिटिंग टूल है। इसमें हम जनरल प्रोटीन का इस्तेमाल करके डीएनए के अंदर कट लगाते हैं। ये क्रिस्पर से ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्रिस्पर से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। असलियत में जो आजकल एचआईवी और कैंसर से रिलेटेड हम लोग जीन एडिटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, उसके अंदर वी यूज जिंक फिंगर न्यूक्लियसिस। याद रखना, टेलिन तो बहुत पुराना है, टेलिन इतना इफेक्टिव भी नहीं है जितना क्रिस्पर है, बट जिंक फिंगर न्यूक्लियसिस इज लिटिल बिट डिफरेंट। ZFN इज लिटिल बिट डिफरेंट। ZFN से हो सकता है आपके लिए प्रॉब्लम्स में सवाल बन जाए। वन ऑफ द अर्लीस्ट जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी, यहां पर प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं टू बाइंड एंड कट स्पेसिफिक डीएनए। ठीक, यहां पे हम लोग जो एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं उसको भी फॉकल कहते हैं, FOKL। जैसे उधर Cas9 का इस्तेमाल होता है, यहां पर फॉकल का इस्तेमाल होता है। HIV थेरेपी में हम लोग ZFN का इस्तेमाल कर रहे हैं। बस इतना याद रखो। मतलब मेरा ये पढ़ाने का मेजर मकसद है कि आपको ये पता रहे कि क्रिस्पर Cas9 इकलौती जीन एडिटिंग टूल नहीं है। ठीक, इकलौती जीन एडिटिंग टूल नहीं है ना। एक आजकल ना सबसे लेटेस्ट टूल चल रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम एडिटिंग। भाई ये वाला सबसे लेटेस्ट चल रहा है, दिस इज द लेटेस्ट वन, प्राइम एडिटिंग। भाई प्राइम एडिटिंग में हम लोग क्या करते हैं, नया टूल है, ज्यादा प्रिसाइज है देन क्रिस्पर। इट इज न्यू एंड मोर प्रिसाइज देन द सो कॉल्ड फेमस क्रिस्पर Cas9। ये एक नेक्स्ट जनरेशन जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है जहां पर साइंटिस्ट डीएनए सीक्वेंस को सर्च करते हैं, रिप्लेस करते हैं। ठीक है, डीएनए सीक्वेंस को। इट इज बेटर देन Cas9 ना। इसके भी अंदर खास बात है, प्राइम एडिटिंग में भी वी यूज Cas9, बट दिस इज अ मॉडिफाइड Cas9। ये वो वाला Cas9 नहीं है जो क्रिस्पर में इस्तेमाल हुआ था, ये थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा सा अलग है। ठीक ना। इसके अंदर खास बात है कि फुल कट नहीं करते हम डीएनए को, पूरी तरीके से कट नहीं करते। क्रिस्पर Cas9 में जो Cas9 था वो पूरी तरीके से डीएनए को कट कर देता था। प्राइम एडिटिंग में हम पूरी तरीके से डीएनए को कट नहीं करते। इसमें हम लोग एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं। वी यूज अ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, उसके साथ Cas9 को यूज करते हैं। इसके अंदर हम एक आरएनए का इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं पेग आरएनए। पेग मतलब प्राइम एडिटिंग गाइड आरएनए। प्राइम एडिटिंग गाइड आरएनए जो कि हमें बताता है कि कहां पे क्या एडिट करना है और क्या कहां पे क्या इंसर्ट करना है। अब क्या होता है, ऐसे आप समझो कि क्रिस्पर Cas9 में इन क्रिस्पर Cas9 हमारा जो डीएनए है हम उसको कट कर रहे थे और उसकी जगह कोई और चीज पेस्ट कर रहे थे। बट प्राइम एडिटिंग में हमें जिस जगह में हमें चेंज चाहिए, हमें जिस जगह में हमको चेंज चाहिए, हम वहां पे सिर्फ और सिर्फ रीराइट कर रहे हैं। एक छोटे से सेक्शन को ही हम लोग रीराइट कर रहे हैं, हमें पूरा रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है जैसा क्रिस्पर Cas9 में हम लोग कर रहे थे। प्राइम एडिटिंग में हम लोग बहुत छोटे को हम लोग क्या कर रहे हैं, रीराइट कर रहे हैं। बेसिकली प्राइम एडिटिंग को मैं ये भी कह सकता हूं दैट दिस इज अ फिक्स पॉइंट म्यूटेशन टेक्निक। इट इज अ फिक्स पॉइंट
म्यूटेशन टेक्निक, जो बहुत सारी बीमारियां हैं, फॉर एग्जाम्पल सिकल सेल एनीमिया, ठीक, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ डिजीज नोन एज सेशैस, इन सारी बीमारियों में हम लोग प्राइम एडिटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, प्राइम एडिटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। कूल, बहुत बढ़िया। टेलन, जेडेफिन और प्राइम एडिटिंग। ठीक ना, अपनी अब इसी टॉपिक को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, है ना, क्योंकि हम लोग जेनेटिक एडिटिंग कर रहे हैं। जीएम क्रॉप्स, वेरी वेरी फेमस। जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, हम जेनेटिकली मॉडिफाई कर रहे हैं क्रॉप्स को। जेनेटिकली मॉडिफाई करने का मतलब है कि वी आर ऑल्टरिंग देयर जेनेटिक मेकअप, वी आर ऑल्टरिंग देयर जेनेटिक मेकअप। उनका जो जीन मेकअप है उसके अंदर हम लोग थोड़ा बदलाव कर रहे हैं ना। बदलाव क्यों कर रहे हैं, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग हम लोग क्यों कर रहे हैं, जिससे कि हमें जो भी हमें डिजायरेबल ट्रेट्स चाहिए, जो भी हमें डिजायरेबल फीचर्स चाहिए, वो डिजायरेबल ट्रेट, वो डिजायरेबल फीचर्स हम लोगों को मिल सके। एज सिंपल एज दैट। तुम्हें डिजायरेबल ट्रेट, डिजायरेबल फीचर मिल जाए, इसीलिए हम ये काम कर रहे हैं। मान लो मुझे पेस्ट रेजिस्टेंस चाहिए तो मुझे वो मिल जाए, मुझे हर्बिसाइड टॉलरेंट चाहिए तो मुझे वो मिल जाए, मुझे डिजीज रेजिस्टेंस चाहिए तो मुझे वो मिल जाए। इसीलिए मैं ये काम कर रहा हूं। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर मुझे किसी क्रॉप की सेल्फ लाइफ बढ़ानी है मैं तो भी उसका इस्तेमाल कर सकता हूं। अगर मुझे किसी में न्यूट्रिशन की मात्रा बनानी है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने गोल्डन राइस बनाई। गोल्डन राइस में, आप लोगों के लिए सवाल, गोल्डन राइस में ऐसी कौन सी चीज है कि गोल्डन राइस को हम लोग गोल्डन राइस कहते हैं? फटाफट मुझे बताओ कमेंट करके, फटाफट बताओ। यहाँ पे सबसे बड़ी जो चीज है वो यही है कि इसके अंदर मेरे को मतलब स्क्रीन पे मेरे को कोई कमेंट वमेंट नहीं दिखाई देते, तो मेरे को मेरे नीचे फ़ोन वगैरह में देखना पड़ता है। वाइटामिन, हाँ वाइटामिन तो है, कौन सा वाइटामिन? अबे CRISPR सर यूज्ड इन कैंसर एंड ZFN एज वेल। देखो आजकल हम लोग किसी में भी किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं मुस्कान, हमें तो मेन जो हमें रिजल्ट है वो चाहिए, है ना, हमें तो मेन रिजल्ट चाहिए। बताओ बताओ। ए, वेरी गुड, करेक्ट। गोल्डन राइस का नाम गोल्डन राइस इसीलिए है बिकॉज इट इज बीइंग फोर्टिफाइड, इट इज बीइंग एनहांस्ड विद अनदर न्यूट्रिएंट, विटामिन ए। ठीक है, आ जाओ। तो हमें ये सारी की सारी चीजें चाहिए ना। जीएम क्रॉप के लिए हम लोग बहुत सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। वी आर यूजिंग वेरियस टेक्निक्स। ठीक, अब हम इन टेक्निक्स को समझेंगे। भाई पहली टेक्निक है उसको हम बोलते हैं बीटी टेक्नोलॉजी। दिस इज नोन एज बीटी टेक्नोलॉजी। बीटी टेक्नोलॉजी के अंदर हम लोग जीन जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं बैसिलस थ्रिनजेनेसिस से। बैसिलस थ्रिनजेनेसिस से हम लोग जीन ले रहे हैं एंड वी आर इंसर्टिंग दैट जीन इनटू प्लांट। प्लांट से, प्लांट के अंदर उसे इंसर्ट कर रहे हैं। अब फायदा क्या है? क्रॉप इसकी मदद से एम्पावर हो गई, क्रॉप के अंदर
पाई कि एक क्रॉप अगर चाहे तो इट कैन प्रोड्यूस इट्स ओन पेस्टिसाइड। और यही तो है, अगर एक क्रॉप चाहे तो वो अपना खुद का पेस्टिसाइड प्रोड्यूस कर सकती है, नथिंग एल्स। इफ अ क्रॉप वांट, क्रॉप कैन प्रोड्यूस इट्स ओन पेस्टिसाइड, है ना। और बहुत सारे खतरनाक क्रॉप्स को पेस्ट को मार सकती। ना अगर मैं इसका एग्जांपल समझाऊं आपको, तो वी हैव बीटी कॉटन। The only GM crop approved for commercial use in India as of now is BT cotton. Although DMH11 BT mustard के ऊपर भी बातें हो रही थी, बट उसको नवंबर 2024 में सरकार ने बोला कि इसको अप्रूव करेंगे, बट इन रिसेंट डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर रोक लगा दी है। अभी करेंटली उसका कोर्ट में केस ही चल रहा है। तो जब तक केस चलता रहेगा, हमारी ये स्टेटमेंट ट्रू रहेगी कि भाई बीटी कॉटन इज द ओनली जीएम क्रॉप अप्रूव्ड फॉर कमर्शियल यूज इन इंडिया। इट इज द ओनली जीएम क्रॉप अप्रूव्ड फॉर कमर्शियल यूज इन इंडिया। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, बीटी कॉटन। अनदर इज बीटी ब्रिंजल। एक और चीज मैं बताऊं, बीटी ब्रिंजल इज अप्रूव्ड इन बांग्लादेश, बट इट इज नॉट अप्रूव्ड इन इंडिया। बांग्लादेश में इसको काम चल रहा है, अप्रूव्ड है। इवन बीटी ब्रिंजल के ऊपर तो हमारे फार्मर्स भी कह रहे हैं भाई इसको अप्रूव कर दो। तो जीएम क्रॉप की मैंने आपको एक टेक्नोलॉजी बताई जिसको हम लोग बोलते हैं बीटी टेक्नोलॉजी। ठीक है, चलो अगली अगली टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं। उसका नाम है एचटी टेक्नोलॉजी। एचटी मतलब हर्बिसाइड टॉलरेंट। हर्बिसाइड टॉलरेंट जीन्स जो कि क्रॉप्स की मदद करते हैं टू सर्वाइव फ्रॉम हर्बिसाइड्स। हर्बिसाइड्स जैसे ग्लाइफोसेट। अब वो फार्मर्स का मेन मकसद है कि फार्मर्स इनकी इसकी मदद से फार्मर्स आर एबल टू किल वीड्स विदाउट हार्मिंग द क्रॉप। बिना हमारी फसल को, बिना हमारी क्रॉप को हार्म किए हुए, नुकसान पहुंचाए हुए, फार्मर्स वीड्स को मार सकते हैं इसकी मदद से। हम लोगों ने एचटी सोयाबीन बनाई है, हम लोगों ने एचटी कॉटन भी बनाई है, एंड हम जिस DMH11 के बारे में बात करते हैं, मस्टर्ड के बारे में बात करते हैं, जीएम मस्टर्ड, इसी को ही तो हम लोग जीएम मस्टर्ड कहते हैं। हम जो इसके बारे में बात करते हैं DMH11, इसके अंदर हम लोगों ने एचटी के साथ साथ यील्ड इंप्रूवमेंट को कंबाइन किया है। ये याद रखना कि जो DMH11 है, जो जीएम मस्टर्ड है, उसके अंदर हम लोगों ने हर्बिसाइड टॉलरेंट का इस्तेमाल किया है। इट इज नॉट पेस्टिसाइड टॉलरेंट। बीटी आर पेस्टिसाइड टॉलरेंट। छोटी सी चीज बता रहा हूं, बट एग्जाम में आएगी तो तुम लोग परेशान हो जाओगे। मास्टर क्लासेस का मतलब है कि दिमाग में वो क्लैरिटी लेना। नहीं तो मैं चाहूं तो मैं सेल वाला चैप्टर में ही आपके 3-3 घंटे निकाल दूं एक ऑर्गेनेल को अच्छे से एक्सप्लेन करने में। बट ये मास्टर क्लासेस हैं, दिस इज नॉट कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स। वो जब होगा वो तो अलग होगा। यहाँ पे मेरा मेन मकसद है कि मेरा एक बच्चा जो मेरी क्लास देख रहा है वो कम से कम साइंस एंड टेक में क्लियर हो। हाँ, एक चीज की गारंटी देता हूँ, मेरी क्लास में आप जितना पढ़ के जाओगे, अगर मेरी से नहीं आएगा तो कहीं से नहीं आएगा। और जो मैं DCA+ में कहता हूं, जब कहीं से नहीं आएगा
जब कहीं से नहीं आएगा तो भी मेरे DCA प्लस से आएगा। यू ऑल नो, ऐसा ही हुआ है पिछले 7-8 साल से। कहीं से नहीं आता तो भी हमारे से आता है। ठीक, अच्छा, तो ये हमने 2 टेक्नोलॉजी पढ़ ली हम लोगों ने, एक BT टेक्नोलॉजी, एक HT टेक्नोलॉजी। ठीक, एक और पढ़ेंगे, दिस इज नोन एज बायोफोर्टिफिकेशन। इसे हम कहते हैं बायोफोर्टिफिकेशन। जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, हम कुछ जीन्स को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, टू बायोफोर्टिफाई। फोर्टिफाई का मतलब उसके अंदर एनहेंस करने के लिए कुछ न्यूट्रिएंट का प्रपोर्शन, कुछ न्यूट्रिएंट का प्रपोर्शन एनहांस करने के लिए वी आर बायोफोर्टिफाइंग इट। हम उसको क्या कर रहे हैं, वी आर फोर्टिफाइंग इट। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं गोल्डन राइस के बारे में बात करूं, गोल्डन राइस के अंदर हम लोगों ने बीटा कैरोटीन का इस्तेमाल किया है। बेसिकली बीटा कैरोटीन इज प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए का प्रिकर्सर है। उसको हम लोगों ने, मतलब राइस ऐसी बना दी जो बीटा कैरोटीन प्रोड्यूस कर रही है। एक और ये हमारे देश में, लास्ट क्लास में हम एक और टॉपिक कर रहे थे, बट मैं उस टॉपिक को यहाँ पे आपके लिए रिपीट करूंगा, जिसको हम लोग बोलते हैं RNA इंटरफेरेंस। ये भी एक तरीके की जेनेटिक एडिटिंग है। ठीक है दोस्तों, RNA इंटरफेरेंस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ जेनेटिक एडिटिंग। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर silencing specific gene expression by degrading their messenger RNA। ये हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में कवर किया था ना। तो उनके जो मैसेंजर RNA है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको डिग्रेड कर रहे हैं। उसको डिग्रेड करके हम उसके जेनेटिक एक्सप्रेशन को साइलेंट कर रहे हैं। इसमें क्या होगा कि अगर हमें कुछ अनवांटेड प्रोटीन्स हैं जो हमें नहीं चाहिए करेंटली वो बने, हम उनकी प्रोडक्शन को रोकने में कामयाब होते हैं। हम उनकी प्रोडक्शन को रोकने में कामयाब होते हैं। नाउ RNA इंटरफेरेंस का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि जैसे हम लोग GM टमाटो का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं जिससे कि उसकी राइपनिंग डिले हो, डिलेड राइपनिंग, हमें राइपन डिले करना है उसका, तो भी हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। क्लियर? तो अभी हम लोगों ने GM क्रॉप्स के अंदर BT टेक्नोलॉजी, HT टेक्नोलॉजी, बायोफर्टिफिकेशन और RNA इंटरफेरेंस पढ़ लिया। समझ में आया?
समझ में आया? गुड गुड। लेट अस मूव ऑन टू अनदर टॉपिक। अपना जो आज का अगला टॉपिक है दैट इज थ्री पेरेंट बेबी। थ्री पेरेंट बेबी। देखो, एक बेबी जो होता है हम उसे टू पेरेंट बेबी क्यों कहते हैं? क्योंकि जो बेबी का डीएनए है वो 50% अपनी मदर और अपने फादर से मिलता है। एज सिंपल एज दैट। इसीलिए उस बेबी के, उस बच्चे के दो पेरेंट होंगे, है ना? फिफ्टी परसेंट मदर एंड 50% फादर। और थ्री पेरेंट बेबी बेसिकली ऐसे समझो कि किसी के बेबी नहीं हो रहा है। अब प्रॉब्लम है कि भाई बेबी क्यों नहीं हो रहा है? तो प्रॉब्लम देखा कि जो मदर का एग है, तो मदर के एग में एक तो न्यूक्लियस होगा, ठीक, और क्योंकि एक सेल है, उस सेल को रन कराने के लिए यू नीड पावर हाउस, एंड पावर हाउस इज माइटोकॉन्ड्रिया। जो पावर हाउस है, पावर हाउस इज माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। अब इसी के ही साथ जो स्पर्म होता है वो आके फर्टिलाइज करेगा तो एक बेबी बनेगा। बट द थिंग इज कि स्पर्म आ भी रहा है, फर्टिलाइज भी हो रहा है, बट वो टिक नहीं पा रहा है। टिक क्यों नहीं पा रहा है? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है उसमें कोई इशू नहीं है, दैट इज परफेक्टली फाइन। स्पर्म जो है उसके अंदर जो डीएनए है वो भी ठीक है, दैट इज पर्टिकुलरली फाइन। बट द प्रॉब्लम इज इन दी माइटोकॉन्ड्रिया। कुछ माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस होती हैं, कुछ डिफेक्ट्स होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर ही इंपैक्ट डालते हैं। तो यहां पे जो दिक्कत है, यहां पे जो परेशानी है, वो असलियत में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है, ठीक। इधर आओ। हम लोग जो हमारे ये अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स पढ़ रहे थे लेक्चर नंबर 1 में, इसमें हम लोगों ने स्पेसिफिकली माइटोकॉन्ड्रिया को कवर किया था कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है। एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एनर्जी करेंसी है, पावर हाउस ऑफ द सेल है, वो प्रोड्यूस करना। और यूपीएससी रेलिवेंस वाले टॉपिक में मेरे ऊपर आ रहा होगा, मैंने आपको स्पेसिफिकली ये लिखवाया था दैट दिस इज डूइंग फंक्शन ऑफ मैटरनल डीएनए और मेटाबॉलिक डिजीजेस भी। अगर माइटोकॉन्ड्रिया में दिक्कत है तो मेटाबॉलिक डिजीजेस हो सकती है। शरीर में इतने सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस हो रहे हैं, इतने सारी चीजें हो रही हैं, उनके अंदर परेशानी हो सकती है। और माइटोकॉन्ड्रिया हमेशा हमें कहां से मिल रहा है? मदर से मिल रहा है। अब यहां पे दिक्कत है किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में प्रॉब्लम है। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रॉब्लम है, हम उसको कैसे सॉल्व करें? तो इसका एक सॉल्यूशन सामने आया, ठीक है। हम जो न्यूक्लियस ले रहे हैं, क्योंकि ये तो ठीक है, इसको यहां से अलग कर लो। ये हम लोगों ने कहां से लिया?
मदर से, बायोलॉजिकल मदर, ठीक, जो मेन मदर है। स्पर्म भी है हमारे पास जो कि फादर से है। बेसिकली एक बच्चे का डीएनए, जो न्यूक्लियस के अंदर वाला जो मेन जो आपका डीएनए है, जेनेटिक मेकअप है, उसके लिए तो ये न्यूक्लियस वाला डीएनए और स्पर्म वाला डीएनए ही रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो बच्चे के बेस डीएनए में कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हमने देखा कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी डीएनए होता है, बट माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का मेजर काम है बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करना। इसका कोई मकसद आपके शरीर के अंदर जीनोटाइप या फिनोटाइप से नहीं है, ठीक है, उससे इसका कोई लेना देना है नहीं। तो हम लोगों ने बाहर से कोई तीसरी विमेन जिनका एग एकदम परफेक्ट है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है और न्यूक्लियस है, इससे सिर्फ और सिर्फ जो सेल स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म वाला इलाका और माइटोकॉन्ड्रिया वाला इलाका वो हम लोगों ने ले लिया। इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने सही वाला माइटोकॉन्ड्रिया लगा लिया जो हम लोगों ने किसी और महिला से लिया है। मैं इसको एमएम कह रहा हूं, मतलब माइटोकॉन्ड्रियल मदर। जो माइटोकॉन्ड्रिया वाला डीएनए है सिर्फ वो इस मां से है। इस कारण से जब ये बच्चे का जो पूरा का पूरा सेल स्ट्रक्चर बना, इसमें 3 अलग अलग लोगों के डीएनए हैं। एक तो जो प्राइमरी डीएनए है, जो जीनोटाइप और फिनोटाइप, वो उसकी बायोलॉजिकल मदर और बायोलॉजिकल फादर का है। और जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो माइटोकॉन्ड्रियल मदर का है। इसीलिए इस व्यक्ति को, इस बच्चे को अपन लोग 3 पेरेंट बेबी के नाम से जानते हैं। दिस इज नोन एज 3 पेरेंट बेबी। Am I clear on this topic? फटाफट बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? सर लास्ट वंस अगेन। श्रुति जी, आखिर में मैंने बस ये बोला कि ये जो बच्चा है जिसका हम लोगों ने बेसिक एम्ब्रियो जाइगोट जो हम लोगों ने बनाया, इसके अंदर जो मेन डीएनए है वो उसके बायोलॉजिकल मदर, बायोलॉजिकल फादर का है, बट जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो हम लोगों ने कहीं और से लिया। ठीक, सिर्फ इसी को हम लोगों ने कहीं और से लिया है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? 3 पेरेंट बेबी कहते हैं। ठीक, चलो अब एक और टॉपिक करेंगे। देखो, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक, अलग अलग टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। आप अगर अपनी एनसीईआरटी खोलोगे उसमें वेरियस टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन है। तो रिप्रोडक्शन को हम लोग ऐसे डिवाइड करके पढ़ सकते हैं दैट देयर इज asexual reproduction and there is sexual reproduction। asexual reproduction का मतलब है कि offsprings are produced by a single parent without the fusion of gametes। asexual का मतलब है कि एक ही सिंगल पेरेंट अपने आप को किसी भी तरीके से डिवाइड करके, डिफ्यूज करके अपने ऑफस्प्रिंग जनरेट कर रहा है विदाउट फ्यूजन ऑफ गेमेट्स। विदाउट फ्यूजन ऑफ गेमेट्स। खास बात ये होती है जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो इसके अंदर देयर इज नो वेरिएशन।
भाई जितने भी होते हैं वो एक दूसरे के क्लोन जैसे होते हैं, एक दूसरे की कॉपी जैसे होते हैं। दे आर एग्जैक्टली द कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स। और उनके अंदर डीएनए में भी कोई अंतर नहीं, क्योंकि भाई सिंगल ही है ना जो चलता जा रहा है, वो तो सिंगल ही है जो चलता जा रहा है, कोई वेरिएशन नहीं है। बेसिकली प्रोसेस इनका बहुत फास्ट होता है और एनर्जी एफिशिएंट भी होता है। प्रोसेस इज फास्ट एंड प्रोसेस इज ऑल्सो एनर्जी एफिशिएंट। ठीक, इसके ना अलग अलग टाइप्स होते हैं, ये आपने सब पढ़े हैं। जैसे आपने पढ़ा है बाइनरी फ्यूजन के बारे में, बाइनरी फिजन के बारे में, सॉरी, आप लोगों ने पढ़ा है बडिंग के बारे में। ठीक, आप लोगों ने पढ़ा है फ्रेगमेंटेशन के बारे में, आपने पढ़ा है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में। इंपॉर्टेंट है, बेसिक बेसिक है। ठीक, बहुत बेसिक है। बाइनरी फ्यूजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। बाइनरी फ्यूजन में क्या हो रहा है, पेरेंट सेल स्प्लिट कर रहा है दो इक्वल हाफ्स में। अक्सर जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे मान लो ये अमोइबा है, अमोइबा अपने आप को स्प्लिट कर लेता है, अपने आप को दो डॉटर सेल्स में दो इक्वल हाफ में स्प्लिट कर लेता है। इसीलिए इसको हम लोग बाइनरी फिजन कहते हैं। फिज का मतलब होता है अपने आप को डिवाइड कर लेना। जब एक व्यक्ति अपने आप को डिवाइड कर लेता है, दैट इज नोन एज फिजन, दैट इज नोन एज फिजन। जब एक व्यक्ति अपने आप को डिवाइड करता है, दैट इज नोन एज फिजन। इट इज वेरी कॉमन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक ना। बडिंग में क्या होता है, बडिंग आप लोगों ने ईस्ट में होता है, एक हाइड्रा में होता है ना। बाइनरी फिशन तो एग्जाम्पल हम लोगों ने अमोइबा देख लिया। ईस्ट और हाइड्रा में, हाइड्रा ऐसा होता है, आपने देखा होगा, दिस इज हाउ हाइड्रा लुक्स लाइक। फिर इस हाइड्रा में आपको याद आ रहा है कुछ, तुमने पढ़ा, ये तो सबने पढ़ा है, ऐसे यहाँ बड निकलती है, फिर ये बड धीरे धीरे अलग हो जाती है, ये बड अपने आप में एक अलग स्ट्रक्चर ले लेती है। ठीक है, और जो मेन स्ट्रक्चर है वो अलग तो होता ही है, एंड में जाके इससे टूट के बिखर जाएगी, अपने आप को डिटैच कर लेगी टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल, है ना। एक नया इंडिविजुअल फॉर्म करने के लिए अपने आप को डिटैच कर लेगी। ठीक ना। फ्रेगमेंटेशन में फ्रेगमेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली होता है प्लेनेरिया में, मतलब जैसा ऐसा एक प्लेनेरिया है, ये अपने आप को तीन ऐसे, बीच वाला ऊपर वाले को ग्रो कर लेगा, बीच वाला ऊपर नीचे वाले को ग्रो कर लेगा, और ऊपर वाला नीचे वाले हिस्से को ग्रो कर लेगा, ऐसे। फिर एक और प्रोसेस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। जो ब्रेड के ऊपर जो राइजोपस होता है, फंजाई, वो काम करता है, उसको बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जैसे आप क्या करते हो, गुलाब की डंडी काट के ले आ जाते हो, उसे लगा देते हो, फिर गुलाब हो जाता है। या आपका जो मनी प्लांट है, आप उसे कट करके ले आते हो, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक, दीज आर टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर, दिस इज नथिंग, दिस इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यू नो कि भाई इसमें हमेशा दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, देयर आर टू पेरेंट्स इन्वॉल्व, और इसीलिए इसके अंदर हम लोगों को जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलती है ना। अलग अलग जीन्स वेरी करते हुए नजर आते हैं। ये थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है, बट इवोल्यूशनरी स्टेबल प्रोसेस होता है ना। सिंपल क्या प्रोसेस होता है कि भाई पहले गैमेट्स फॉर्म होंगे, है ना, फीमेल के अंदर एग होगा, मेल के अंदर स्पर्म होगा। ठीक, गैमेट्स के बाद वो गैमेट्स एक दूसरे के साथ फर्टिलाइज होंगे, देन यू हैव अ प्रोसेस नोन एज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद तो जो इनिशियल फर्टिलाइजेशन होगा, तो वो क्या बनता है, उसे हम लोग बोलते हैं जाइगोट। ठीक है, तो क्या बन गया, जाइगोट बन गया। जाइगोट के बाद ये बिल्कुल एक सेलुलर स्ट्रक्चर ले लेगा, जिसको आप लोग बोलोगे एम्ब्रियो। एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद ये
धीरे धीरे एक पूरा बेबी बन जाएगा, धीरे धीरे पूरा एक बच्चा बन जाएगा। ठीक, वैसे एक और टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, इन दोनों के अलावा भी एक और टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। अनदर टाइप, इसको हम कहते हैं क्या? पार्थेनोजेनेसिस। ये स्पेशल केस है वैसे, पार्थेनोजेनेसिस इज अ स्पेशल केस। यहां पे देयर इज एन डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एन अनफर्टिलाइज्ड एग। एक अनफर्टिलाइज्ड एग से भी एक ऑर्गेनिज्म बन गया। हनी बी, लिजार्ड्स, प्लांट, लिजार्ड्स भी ऐसे ही करते हैं, ठीक है, वो भी ये काम करते हैं। दिस इज टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ना हम एक और टॉपिक करेंगे। एक और चीज बताओ, हाउ ह्यूमन बॉडी रिप्रोड्यूस। ह्यूमन बॉडी में जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन मतलब जब एक एग और एक स्पर्म एक दूसरे के साथ फर्टिलाइज हो रहे हैं। Now this fertilization is happening inside the body. The fertilization is happening inside the female body, जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं। ठीक, और इसी को ही हम लोग बोलते हैं इन वीवो। जब फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी हो रहा है, इनसाइड ह्यूमन बॉडी फर्टिलाइजेशन, तो हम उसको बोलते हैं इन वीवो। बट कुछ प्रॉब्लम की वजह से आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग लैब्स के अंदर एग और स्पर्म को फर्टिलाइज कर रहे हैं। जब वो एग और स्पर्म एक जाइगोट फॉर्मेशन ले लेते हैं, उसके बाद जो मदर होती है उनकी बॉडी के अंदर हम उस जाइगोट को प्लेस कर देते हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं बिकॉज मदर इज वर्किंग फाइन, बट फर्टिलाइजेशन में कुछ कॉम्प्लिकेशन आ रही है। तो उसी मदर से एग लिया, बाहर फर्टिलाइज कराया लेबोरेटरी के अंदर, जब जाइगोट हुआ तो मदर की बॉडी के अंदर उसको इंसर्ट कर दिया, डाल दिया। ना यहां पे जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो लेबोरेटरी में हो रहा है, इन द ग्लास हो रहा है, आउटसाइड द बॉडी हो रहा है। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। दिस इज द रीजन दैट दिस इज नोन एज एन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और कोई रीजन नहीं है। तो आप आजकल जिस आईवीएफ टेक्नोलॉजी के बारे में सुन रहे हो, दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक, एक और चीज, दिस इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम सरोगेसी। सरोगेसी के अंदर क्या है कि मदर का वूम्ब सपोर्ट नहीं कर रहा। फर्टिलाइजेशन कर सकती है मदर अपनी बॉडी में, बट द वूम्ब डज नॉट सपोर्ट इट। तो इसीलिए वूम्ब किसी और मदर का होता है ना। लैब में रख के भी ग्रो कर सकते हैं, बट वो लेबोरेटरी एक बायोलॉजिकल फीमेल को ही एक लेबोरेटरी बना लिया। तो सरोगेसी इज डिफरेंट एंड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज डिफरेंट। क्लियर एवरीवन? क्लियर? तो आज इतना ही करेंगे, ठीक है।
आज हम लोग इतना ही करेंगे। दिस विल बी द सेकेंड मास्टर क्लास। कल हमारी तीसरी मास्टर क्लास हो, कुछ और मज़ेदार टॉपिक हम लोग कवर अप करेंगे और इनसे रिलेटेड जो करंट अफेयर्स चल रहे होंगे पिछले 1-2 साल में वो हम लोग सबसे एंड में करेंगे। उम्मीद है मुझे जो कल की हमारी क्लास है उसके अंदर हम लोग और थोड़ी बायो की चीज़ें करेंगे, फिर हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री से भी धीरे धीरे शुरू करेंगे। उम्मीद कर देखो अभी आप लोग मेरे साथ जितने टॉपिक पढ़े, दीज आर दी टॉपिक जिनसे यूपीएससी बहुत प्यार करती है ना, बहुत प्यार करती है। तो अभी के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टाटा, सी यू।